नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचार। अब समाचार विस्तार से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी करवी छिटकू। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। मंगलवार 24 जून 2025 की सुबह, एक ऐसी सुबह जिसे शांति की पहली किरण लेकर आना था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था, सुबह ठीक 7 बजे से युद्ध विराम लागू होगा। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी हामी भरी थी। उन्होंने कहा कि युद्ध के लक्ष्य पूरे हो गए हैं। लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली थी। उन्हें लगा कि अब शायद सायरन की आवाज नहीं गूंजेगी, अब शायद बच्चों को बंकरों में नहीं भागना पड़ेगा। लेकिन यह शांति एक छलावा साबित हुई, एक ऐसा धोखा जिसने बीरशेवा के लोगों की उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। यह सिर्फ एक कागजी ऐलान था। ईरान के इरादे कुछ और ही थे। युद्ध विराम की घोषणा के ठीक बाद, बल्कि उससे कुछ घंटे पहले ही, ईरान ने अपनी मिसाइलों को तैयार कर लिया था। उसका निशाना इजराइल था, उसका निशाना बेगुनाह लोग थे। युद्ध विराम का समय नजदीक आ रहा था, लेकिन आसमान में शांति नहीं बल्कि मौत का साया मंडरा रहा था। लोगों के दिलों में एक अनजाना डर था। क्या यह युद्ध विराम सच में लागू होगा? क्या दुश्मन अपने वादे पर कायम रहेगा? यह सवाल हर इजरायली के मन में था। बीरशेवा के लोग भी इसी उधेड़बुन में थे। उन्हें क्या पता था कि कुछ ही पलों में उनकी दुनिया बदलने वाली है। युद्ध विराम की घड़ी आई और चली गई, लेकिन ईरान ने हमले नहीं रोके। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, "The ceasefire is now in effect. Please do not violate it." लेकिन उनकी यह अपील हवा में गुम हो गई। ईरान ने एक के बाद एक कई मिसाइलें दाग दी। पूरे देश में चेतावनी के सायरन गूंजने लगे। मोबाइल फोन पर रेड अलर्ट के संदेश आने लगे। लाखों लोग अपनी जान बचाने के लिए शेल्टरों की ओर भागे। नींद से जागे बच्चे रो रहे थे, बड़े बुजुर्ग घबराहट में थे। यह युद्ध विराम नहीं बल्कि युद्ध का एक और भयानक अध्याय था। यह हमला अप्रत्याशित नहीं था, फिर भी चौंकाने वाला था। कुछ दिन पहले ही 19 जून को बीरशेवा के सोरोका मेडिकल सेंटर पर भी एक मिसाइल गिरी थी। उस हमले ने अस्पताल में दहशत फैला दी थी। तब भी लोगों ने सोचा था कि अब बस, लेकिन दुश्मन रुकने को तैयार नहीं था। शांति की हर कोशिश को नाकाम किया जा रहा था। बीरशेवा के लोग जानते थे कि वे निशाने पर हैं। उन्हें डर था कि अगला हमला कहां होगा, और उनका यह डर जल्द ही एक भयानक हकीकत में बदल गया। वो सुबह अपने साथ शांति नहीं बल्कि तबाही लेकर आई थी। बैलिस्टिक मिसाइल। सुबह के ठीक 7:00 हुए थे। बीरशेवा के एक रिहायशी इलाके में लोग अभी अपने दिन की शुरुआत ही कर रहे थे। कोई दफ्तर जाने की तैयारी में था तो कोई बच्चों के लिए नाश्ता बना रहा था। युद्ध विराम की खबर से मन में थोड़ी सी आशा जगी थी, लेकिन कानों में गूंजते सायरन ने उस आशा को दहशत में बदल दिया। तभी एक जोरदार धमाका हुआ, इतना जोरदार कि कई किलोमीटर दूर तक उसकी आवाज सुनाई दी। धरती कांप उठी जैसे भूकंप आ गया हो। ईरान से दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल सीधे एक 7 मंजिला इमारत पर आ गिरी थी। पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया। वह इमारत, जो कुछ पल पहले तक कई परिवारों का घर थी, अब मलबे का ढेर बन चुकी थी। जहां बच्चों की हंसी गूंजती थी, वहां अब सिर्फ चीख पुकार और धुआं था। मिसाइल के सीधे टकराने से इमारत का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह ध्वस्त हो गया। धमाके की ताकत इतनी ज्यादा थी कि आसपास की कई इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा। खिड़कियों के शीशे टूटकर बिखर गए, दरवाजे अपनी चौखट से उखड़ गए। पास में खड़ी गाड़ियां आग का गोला बन गईं। आसमान में घना काला धुआं छा गया, जिसने सूरज की रोशनी को भी ढक लिया। बीरशेवा पर मौत बरस रही थी। इस हमले ने 4 लोगों की जिंदगियां छीन लीं। 4 बेगुनाह नागरिक, जिनका युद्ध से कोई लेना देना नहीं था।
वे अपने ही घर में मारे गए। कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ लोग मलबे के नीचे दब गए, जिनकी सांसें थमने का इंतजार कर रही थीं। लगभग 25 लोग मामूली रूप से घायल हुए या फिर धमाके के सदमे से कांप रहे थे। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। लोग अपने प्रियजनों को ढूंढने के लिए बदहवास होकर इधर उधर भाग रहे थे। किसी का भाई लापता था तो किसी की माँ। हर चेहरा डरा हुआ था, हर आंख में आंसू थे। ये सिर्फ एक इमारत पर हमला नहीं था, ये बीरशेवा के दिल पर हमला था। ये उस उम्मीद पर हमला था जो युद्ध विराम के साथ जगी थी। चश्मदीदों ने जो मंजर देखा उसे बयां करना भी मुश्किल है। उन्होंने बताया कि धमाके के बाद कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया और फिर चीखों की आवाज आने लगी। एक चश्मदीद ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैंने अपनी आंखों के सामने इमारत को ताश के पत्तों की तरह ढहते देखा। ऐसा लगा जैसे क़यामत आ गई हो। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वे कहां जाएं, क्या करें। सुरक्षा के वादे झूठे साबित हो चुके थे। धमाके के तुरंत बाद घटना स्थल पर जो मंजर था वो दिल दहला देने वाला था। 7 मंजिला इमारत अब कंक्रीट और सरियों का एक भयानक ढेर बन चुकी थी। हर तरफ धुआं, धूल और जलने की गंध फैली हुई थी। लोगों की चीखें हवा में गूंज रही थीं। कुछ लोग अपने टूटे हुए घरों से बाहर निकलकर मदद के लिए पुकार रहे थे। कुछ लोग मलबे के ढेर पर चढ़कर अपने परिवार वालों को ढूंढने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। कोई है? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? ये आवाजें मलबे के नीचे दबी जिंदगियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही थीं। हर तरफ तबाही और बेबसी का आलम था। इजराइल की इमरजेंसी सेवाएं, मैगन डेविड एडोम और फायर एंड रेस्क्यू अथॉरिटी की टीमें मिनटों के अंदर घटनास्थल पर पहुंच गईं। सायरन बजाती एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तेजी से आ रही थीं। बचाव कर्मियों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उन्हें न केवल आग बुझानी थी, बल्कि मलबे के नीचे दबे लोगों को जिंदा भी निकालना था। हर गुजरता पल किसी की जिंदगी और मौत के बीच का फासला कम कर रहा था। उन्होंने तुरंत काम शुरू कर दिया। भारी मशीनों से मलबा हटाया जाने लगा। स्निफर डॉग्स को बुलाया गया ताकि वे मलबे में दबे लोगों का पता लगा सकें। एक चश्मदीद, सारा, जो पास की इमारत में रहती थी, ने बताया, धमाका होते ही मेरी पूरी बिल्डिंग हिल गई। मैं बालकनी में भागी तो देखा कि सामने वाली इमारत का एक हिस्सा गायब था। चारों तरफ सिर्फ धुआं और आग थी। लोग चिल्ला रहे थे, बच्चे रो रहे थे। मैंने ऐसा भयानक दृश्य अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। कई लोगों के घर अब रहने लायक नहीं बचे थे। उनके जीवन भर की कमाई, उनके सपने, सब कुछ उस मलबे में दफन हो गया था। वे सड़क पर खड़े अपने उजड़े हुए आशियाने को देख रहे थे और उनकी आंखों में आंसू थे। बचाव कार्य के दौरान हर पल एक नई चुनौती लेकर आ रहा था। संरचना के और गिरने का खतरा बना हुआ था। बचाव कर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे थे। उन्होंने मलबे से कई घायलों को निकाला। कुछ गंभीर रूप से घायल थे, जिन्हें तुरंत अस्पताल भेजा गया, लेकिन हर किसी को बचाया नहीं जा सका। जब बचाव दल ने 4 शवों को मलबे से बाहर निकाला तो वहां मौजूद लोगों का दिल टूट गया। यह युद्ध की सबसे क्रूर सच्चाई थी। बेगुनाह मारे जा रहे थे और दुनिया देखती रह रही थी। बीरशेवा उस दिन रो रहा था। इस भयानक तबाही और मातम के बीच एक चीज थी जो मलबे में नहीं दबी थी, और वो थी इंसानियत। बीरशेवा के लोगों ने डर और दहशत के आगे घुटने नहीं टेके। संकट की इस घड़ी में वे एक दूसरे का सहारा बने। जिन लोगों के घर सुरक्षित थे, उन्होंने अपने दरवाजे उन लोगों के लिए खोल दिए जिनका सब कुछ लुट चुका था। पड़ोसियों ने एक दूसरे को पानी दिया, खाना दिया और सबसे जरूरी, हिम्मत दी। हर कोई अपनी अपनी तरह से मदद करने की कोशिश कर रहा था। कोई बचाव कर्मियों को पानी पिला रहा था तो कोई घायलों को फर्स्ट एड दे रहा था। ये एकजुटता की एक बेमिसाल कहानी थी। इजराइल डिफेंस फोर्सेज और होम फ्रंट कमांड ने तुरंत नए सुरक्षा निर्देश जारी किए। लोगों को शेल्टरों के पास रहने की सलाह दी गई। स्कूलों और दफ्तरों को बंद कर दिया गया, लेकिन सरकार के निर्देशों से ज्यादा लोगों का आपसी भरोसा काम आ रहा था। चश्मदीदों ने बताया कि कैसे अजनबी लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आए। एक युवक ने अपनी कार से कई घायलों को अस्पताल पहुंचाया। एक महिला ने अपने घर में एक अस्थायी राहत केंद्र बना लिया, जहां घबराए हुए बच्चों और बुजुर्गों को पनाह दी गई। ये दिखाता है कि नफरत और हिंसा के सामने प्यार और करुणा की ताकत कितनी बड़ी होती है। बचाव कर्मी बिना रुके, बिना थके काम करते रहे। वे जानते थे कि हर एक जान कीमती है। उनका साहस और समर्पण देखने लायक था। वे सिर्फ अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे थे, बल्कि इंसानियत का धर्म निभा रहे थे। उन्होंने घंटों तक मलबे को खोदा, इस उम्मीद में कि शायद कोई और जिंदा मिल जाए।
उनकी मेहनत ने कई जानें बचाई। ये संकट का समय था, लेकिन यह नायकों का समय भी था। वे असली हीरो थे जो आग और धुएं के बीच जिंदगियां बचाने के लिए लड़ रहे थे। उनका जज्बा वीरशेवा के लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण था। अंत में वीरशेवा पर हुआ यह हमला एक गहरा जख्म छोड़ गया। इसने कई परिवार तोड़ दिए, कई सपने बिखेर दिए। युद्ध विराम का वादा एक मजाक बनकर रह गया, लेकिन इस तबाही ने यह भी दिखाया कि इजरायली लोगों का हौसला कितना बुलंद है। वे गिरे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और फिर से खड़े होने का संकल्प लिया। मलबे के ढेर पर टूटी हुई इमारतों के बीच उम्मीद और साहस की एक नई कहानी लिखी जा रही थी। ये कहानी थी रेजिलियंस की, एकजुटता की और कभी न हार मानने वाले जज्बे की। वीरशेवा फिर से खड़ा होगा, क्योंकि उसकी नींव सिर्फ कंक्रीट पर नहीं, बल्कि अपने लोग। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के रायपुरा थाना क्षेत्र के अतरौली गांव में 38 वर्षीय विवाहिता मिथिलेश कुमारी ने चूहे मार दवा खाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना उस समय घटी जब मिथिलेश कुमारी अपने पति को बिना बताए मुंडन निमंत्रण में करवी मुख्यालय चली गई थी, और जब वह अतरौली गांव वापस लौटी तो उसके पति ने बिना बताए जाने से गुस्सा कर उसके झापड़ मार दिया। इसी वजह से उसने चूहे मार दवा खा ली। पचवाल को ले बीच में आने जाने के विषय में थोड़ा सा झुटपुट हुआ पत्नी से इसी में झुटपुट हुआ। शाम को हम खाना पीना खा सब लोग सोए। कल कितने बजे बहस हुई थी? 3-4 बजे की बात थी। और शाम को फिर बनाए खाए खाना पीना को पड़ोसी खिलाई, खुद खाई। आनन फानन में पति उसे प्राइवेट अस्पताल ले गया, जहां उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। इसके बाद उसे जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां मंगलवार सुबह 9 बजे उसकी मौत हो गई। इसके बाद शाम तो हम लोग सब सो गए और रात में कितने बजे कुछ पॉइजन खाई किया। मैं 4 बजे उठा, जब देखा तो मैं उसे तुरंत अब गांव में दुकान पर ले गया, अस्पताल पर दवा करवाया, इंजेक्शन उसने दिया, लेकिन उसने नहीं समझ पाई। इसलिए स्वस्थ की पूरी तरह, खाली पलटी इसको हो रही थी। तो उसने कहा कालरा की शिकायत बता के उसने दवा दिया। फिर 1 घंटे मैं आया घर, छोड़े पे थोड़ा सा लकड़ी कटी पड़ी थी, मैं वहाँ ट्रैक्टर के लिए गया। तब तक आया तो थोड़ा जिसका शरीर में ज़्यादा तकलीफ दिखा, तुरंत मैं ब्लोरो करके दिला जिला अस्पताल प्राइवेट पर लाया था। पहले प्राइवेट लाया, प्राइवेट में कौन सा हाँ ठीक है। फिर हाँ, इसके बाद फिर वहाँ ज़्यादा आधा घंटा ठीक, मैं 8, साढ़े 8 बजे 9 बजे करीब यहाँ आ गया इलाज करना। ट्रीटमेंट चालू हुआ, मैंने रिफर की रिक्वेस्ट किया, लेकिन मौत हो गई। मायके वालों का आरोप है कि यह आत्महत्या नहीं, बल्कि पति ने उनकी बेटी की हत्या की है, क्योंकि इसके पूर्व भी पति मिथिलेश कुमारी को मारता पीटता था, जिस कारण से उसका हाथ भी टूट चुका था। तो क्या लगता है आपको कि बीमारी से खत्म हो गई, उसकी हत्या की गई? उसको मारा गया है, इसलिए कि इनकी पहले लड़ाई होती थी तो अक्सर ये मारते थे, और एक बार हाथ भी तोड़ डाला था, और हाथ तोड़ के ये रायपुरा थाना गए हुए थे, वहाँ से FIR भी इनकी तो क्या मायके वालों ने इस मामले की रेपुरा थाने में तहरीर भी दे दी है। वहीं पुलिस मिथिलेश कुमारी की मौत की जांच में जुट गई है। पुलिस ने शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लेकिन सवाल यह उठता है, यदि ये हत्या है तो पति ने अपनी 38 वर्ष की उम्र की पत्नी की हत्या क्यों की? सीधे बताओ ना कि वो क्या नाम एक लड़की छोटी वाली नंद की शादी करवाया था इन्होंने, तो उसी के विषय में लड़ाई होती थी। इनका नंदोई है, एक हमारी नंद का नंदोई था, वही इनको टॉर्चर करता था बार बार। जितेंद्र नाम उसका कुछ भी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी।
समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। जब जोरू और जमीन करवाते हैं खून से खून के रिश्ते का खून। जी हाँ, हम आज एक ऐसा ही मामला आपके सामने लाए हुए हैं जिसमें पुत्रों और भाई भाभी ने अपने पिता की संपत्ति की खातिर पीट पीट कर दी हत्या। क्या नाम था मृतक का? रमेश पांडे। रमेश पांडे। पिता का नाम क्या था? भगवान दीन पांडे। उम्र क्या थी? रमेश की उम्र है 50 साल। 50 वर्ष। कहाँ का मामला है? रमैपुर थाना क्षेत्र क्या लगता है? पहाड़ी। तो कौन आया था इनके यहाँ? कितने लोग थे मारपीट करने में? क्या नाम है आपका? उमेश पांडे। कौन थे आपके? मेरे बड़े भाई हैं। यह मामला पहाड़ी थाने के रमैयापुर गांव का, जहां 50 वर्षीय रमेश 27 मई को महाराष्ट्र के पुणे शहर से अपने गांव रमैयापुर आए हुए थे। गांव आने की खबर मध्य प्रदेश के मैहर में अलग रह रहे उनके बेटे और उनके भाई को लग गई और यह लोग बीती 30 मई को अपने गांव पहुंच गए और पुत्रों ने जायदाद में हिस्से की मांग की, जिस पर रमेश और उनके बेटों के बीच विवाद हो गया, जिस पर उन लोगों ने लोहे के रॉड से उनके सिर पर प्रहार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। क्या हादसा हुआ था? कैसे मौत हो गई उनकी? क्या घटना हुई थी? 27 तारीख को बाहर से आए थे। 30 तारीख को रमेश पांडे के बच्चे आए हैं और वो जमीन लेने आए थे। वो कहा मैं नहीं दूंगा, 10 साल से छोड़े हुए हैं, तो उसको मार पीट दी है, उसके चोट लग गया है। सुरेश पांडे, रीनू पांडे, अतुल पांडे, छोटू पांडे, यानी कि 4 लोग। तो ये कौन है? कौन है सुरेश पांडे वगैरह? अतुल छोटू रमेश के लड़के हैं। अच्छा। और सुरेश और रीनू ये रमेश के भाई लहरी हैं। जिस पर मृतक के भाई उमेश पांडे मृतक को पहाड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां पर हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। जिला चिकित्सालय में भी उनकी हालत गंभीर होने पर उन्हें प्रयागराज रेफर कर दिया गया, जहां पर बीते सोमवार को दोपहर 1:30 बजे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया और जांच में जुट गई है। देखा आपने, जब जोरू और जमीन खून से खून के रिश्ते करवाता है। खून। कहाँ पे चोट लगी थी इनकी? सर पे यहाँ पे चोट लगी। उसका इलाज चल रहा था, जो इलाज के दौरान उनका 23 तारीख को मौत हो गई। कल। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए। अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।